खान पान पर भी ध्यान देना है ना, पालक गाजर ध्यान देना है उस सब पर भी। ऐसा ना कि चश्मा खूब लगैया खाए में कमजोरी हो गलो तो पता चलो कि उससे दिक्कत है। रूखा सूखा ही खाइए लेकिन भर पेट खाना भोजन होना चाहिए। बताइए कौन सा विधि में बताइएगा उष्मा जो है गर्म वस्तु से ठंडा वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम के सहायता से तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा संचारित हो जाता है। विकिरण। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन। प्रश्न आगे से बताइएगा जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तब उससे विस्तृत परास वाले तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होता है। उदाहरण के लिए अगर बातचीत करेंगे कि जब किसी लोहे की छड़ को भट्टी में गर्म करते हैं तब इसका रंग कैसा होगा? पहले हल्का गर्म होगा तो हाँ ठीक है, जब गर्म करते हैं तो स्टार्टिंग में हल्का लाल होता है, फिर जैसे जैसे ताप बढ़ता है और वह ताप अगर ज्यादा हो जाए तब वो रंग कैसा हो जाएगा? सफेद। ध्यान दीजिएगा पहले हल्का जो लाल रहेगा, पहले हल्का जो गर्म करेंगे तो क्या होगा? लाल, है ना। इससे ज्यादा यानी उच्च तापमान पर करेंगे, उच्च तापमान पर इसको गर्म करेंगे यानी ज्यादा तापमान हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? सफेद। अत्यधिक, काफी उच्च नहीं, अत्यधिक ताप पर अगर गर्म करेंगे तो हो जाएगा कैसा? नीला। ध्यान दीजिएगा ये तीन तरह का हो जाता है। ये रिलेटेड भी हो जाएगा किससे? तारा से भी नहीं, तारे भी इसी ढंग का निरूपण करेगा आपको। आगे से बताइएगा सफेद हो जाता। जब ताप बहुत अधिक हो जाए तब वो कैसा हो जाएगा? बहुत अधिक। ठीक है, नीला हो जाएगा आपका। इसका अर्थ ये अब निकलेगा आपको कि ताप में वृद्धि के साथ साथ उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति निम्न उच्च होती रहेगी कि घटती रहेगी? उच्च होती रहेगी, उच्च होती रह जाती है। बगल से बताइएगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में बताइएगा आवृत्ति सबसे कम किस रंग का होता है? इनमें से किसका आवृत्ति सबसे कम रंग कम होगा? लाल का आवृत्ति कम होता है। प्रश्न आगे से बताइएगा क्वेश्चन होगा प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस। प्रश्न आगे से बताइएगा क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? आगे मैक्स प्लांक। प्रश्न आगे से बताइएगा सुनेगा अनुपातिकता स्थिरांक H को प्लांक स्थिरांक कहते हैं ना, तो बताइएगा प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है? हाँ ठीक है, 6.626 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्रश्न आगे से बताइएगा समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर अथवा उसके चारों ओर के माध्यम के तापमान के अनुक्रमानुपाती जो होता है किस वैज्ञानिक के शीतलन नियम के अनुसार ये होता है? प्रश्न में तो न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार ये होता है। प्रश्न आगे से बताइएगा जैसे जैसे वस्तु जो है शीतलन नियम के अनुसार बताना है, वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी कि बढ़ जाएगी? हाँ ठीक है, ठंडे होने का दर जो है कम होती चली जाएगी। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं किस वैज्ञानिक नियम के अनुसार? किरचॉफ। प्रश्न आगे से बताइएगा अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफेद वस्तु को समान ताप पर रखेंगे तो कौन सा वस्तु अधिक चमकेगा? हाँ ठीक है, कौन बोला? काली वस्तु। आगे से बताइएगा प्रश्न आगे से बताइएगा आपको इनसे किसी वस्तु के उत्सर्जन क्षमता E उसके परम ताप T के चौथे घात का अनुक्रमानुपाती होता है किस वैज्ञानिक नियम के अनुसार? स्टीफन लॉ। प्रश्न आगे से बताइएगा आगे से क्वेश्चन होगा कि निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था में दूसरे अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाएगा? निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप बदलता है या नहीं? हाँ ठीक है, अवस्था परिवर्तन में
पदार्थ का ताप नहीं बदलता है। प्रश्न आगे से बताएगा, वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, उसे कौन सा बिंदु कहेंगे? त्रिक बिंदु बोलेंगे। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, सूखा बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूत्र नहीं बोलना, सूत्र में तो फिर गड़बड़ हो जाए, दोनों सूत्र एक ही होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का भी सूत्र क्या होता है? CO2। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या सूत्र होगा? नहीं जी, CO2। नहीं समझ? कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? CO2। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का भी सूत्र क्या होगा? CO2। लेकिन इसमें बोलेंगे सूखा बर्फ किसको बोलेंगे? तो यहाँ पर से तो पता नहीं चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या बोलना है? सूखा बर्फ बोलेंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न आप ही बताइएगा, उष्मा के संचरण की कितना विधियां हैं? कौन कौन? चालन, संवहन, विकिरण। ठोस में उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन के द्वारा। सूर्य का किरणें पृथ्वी पर पहुंचती किस विधि द्वारा? विकिरण। प्रश्न आगे से बताएगा, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतन पेटिका जो होता है ऊपर में होती है ना, ताकि रेफ्रिजरेटर का अन्य भाग किसके द्वारा ठंडा हो सके? चालन, संवहन, विकिरण रहेगा। संवहन। प्रश्न आगे से बताएगा, गैस और द्रवों में जो उष्मा का संचरण होता है किस विधि द्वारा? खाली ठोस में चालन, द्रव और गैस रहेगा तो संवहन। बर्फ का विशिष्ट उष्मा धारिता कितना होता है? हाँ ठीक है, 2100 जूल प्रति केजी केल्विन, तो 2100 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। ठीक है को आगे से बताइएगा, पूर्ण विकिरण तापमापी से कितना टेम्परेचर को माप सकते हैं? कितना डिग्री सी से ऊपर? 800 डिग्री सी से ऊपर। खाली 800 बोल के चुप हो गए। बताइएगा, जल का विशिष्ट उष्मा धारिता कितना जूल प्रति केजी केल्विन? बर्फ से 2 गुना जल, सबसे ज्यादा जले को होता है 4200 जूल प्रति केजी केल्विन। आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपको बताइएगा सेल्सियस पैमाने को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 100। लेकिन प्रश्न था क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? क्लिफोर्ड। क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने किया था। ठीक है। प्रश्न आगे से बताएगा कि क्लिनिकल थर्मामीटर में बताएगा उसमें तापमान कहां से कहां तक ही पढ़ी जाती है? डिग्री सी में बताना है, कितना डिग्री सी से कितना डिग्री सी तक ही पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल? 1 किलो कैलोरी बराबर 4200 जूल। ठीक है, लगभग। आप ही बताएगा, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना कैलोरी? 252 कैलोरी। बताना होगा आगे साहब का, फ़ारेनहाइट पैमाने में भाप बिंदु कितना होता है जल का? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न आगे से बताएगा, अल्कोहल कितना डिग्री सी पर जम जाता है? -115 डिग्री। प्रश्न आगे से बताएगा, किस टेम्परेचर पर डिग्री नहीं लिख सकते? केल्विन। प्रश्न बताएगा, केल्विन को कितने बराबर भाग में बांटा गया? 100 बराबर भाग में बांटा गया है। बगल से बताना होगा आपका, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य जो है कितना मीटर का एक कोटि का होता है? 1 2 3 4 रहेगा ऑप्शन आपका। ध्वनि का तरंगदैर्घ्य कितना मीटर की एक कोटि होता है? 1 मीटर का होता है। ठीक है। प्रश्न बताएगा, जब किसी वस्तु के कंपन की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपन की आवृत्ति के बराबर है ना, तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है, तो इस घटना को क्या कहिएगा? आगे प्रश्न एक बार आप सुनिएगा, क्या बोले थे इंग्लिश में? रेजोनेंस। ठीक बोल दिए थे, रेजोनेंस, अनुनाद। आगे से बताइएगा, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड। प्रश्न बताना होगा आपका,
कि जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर वापस आता ध्वनि तरंगे, इसको क्या कहिएगा? हाँ ठीक है, इको साउंड यानी प्रतिध्वनि। आगे से बताइएगा, प्रतिध्वनि सुनने और श्रोता के बीच, प्रवर्तक के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच 17 मीटर। मनुष्य की अधिकतम श्रव्य सीमा कितना डेसिबल? हाँ ठीक है, 95 डेसिबल एक एवरेज है, 85 90 कहीं 95 भी मिल जाता है। उसके बाद कानून खराब हो जाए तो ज्यादा उतना से सुन होता। भाप 100 डिग्री सी में ध्वनि की चाल कितना होता है? 405 मीटर पर सेकेंड। समुद्री जल में ध्वनि की चाल बताइएगा। समुद्री जल में 1533 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे से बताइएगा, ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे? अनुदैर्घ्य तरंग है। गामा किरण की खोज किसने किया था? हाँ ठीक है, पॉल विलार्ड ने किया था। बगल से बताइएगा, गामा किरण का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड। तरंगदैर्घ्य को किस अक्षर से सूचित करेंगे? लैम्डा। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन होगा, पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया था? रिटर ने किया था। सरल लोला का आवर्तकाल टी बराबर क्या होगा? फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। प्रश्न अभी से होगा आपका, यांत्रिक तरंग को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा है, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। प्रश्न आगे से बताइएगा, तरंगों को कितने भागों में बांटा गया? खाली तरंग इसको भी 2 भाग में बांटा गया, यानी तरंग को भी 2 भाग में बांटा गया है, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंग को भी 2 बांट दिया, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। बताइए साहब का, अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवन की घटना घटती है या नहीं? नहीं घटेगी। यह अनुप्रस्थ तरंग की घटना है ध्रुवन। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, श्यान जो है वो ठोस का गुण है या नहीं? श्यानता ठोस में पाई जाती है कि नहीं? नहीं पाई जाती है श्यानता ठोस में। बगल से बताइएगा, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होने के कारण नमक के घोल में अंडा जो है क्या होता है? डूब जाता है कि तैरता है? डूब जाएगा, नहीं तैरने लगेगा। नमक वाला घोल में अंडा जब डालिएगा ना उबालने के लिए, तो क्या करेगा वो? हाँ ठीक है, नमक के पानी का घनत्व अधिक होता अंडा से, इसलिए क्या होगा? तैरेगा। दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापते? हाँ ठीक है, लैक्टोमीटर। घनत्व बराबर क्या होगा? फॉर्मूला घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होगा? हिंदी बोलिए, द्रव्यमान बटा आयतन। ज्यादा अंग्रेजी बोले की जरूरत नहीं, आपको रेलवे वाला आदमी है, इंग्लिश पूछे न कर आपको। आगे से बताएगा, पृष्ठ तनाव कैसा है मात्रक बताइएगा। पृष्ठ तनाव कैसा है मात्रक? आगे न्यूटन प्रति मीटर। प्रश्न आगे से बताएगा, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहिएगा? ससंजक बल क्या असंजक बल? एक ही प्रकार नहीं, एक ही प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को ससंजक बल कहते। प्रश्न बताना होगा आपका, एक वस्तु दूसरे में चिपक जाती है किस बल के कारण? असंजक बल। इंग्लिश में क्या बोलेगा इसको? हाँ गड़बड़ तो बोल, अधेसिव फोर्स। हाँ अधेसिव फोर्स। बताना भाई साहब का, प्लाइन वेग का सूत्र बोलिए। अंडर रूट 2g r। दाब कैसा है मात्रक बताइएगा। पास्कल के तोड़ के बताना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रश्न आगे से बताएगा, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड को क्या कहिएगा? हाँ उपग्रह बोलेंगे। प्रश्न आपको बताइएगा, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का कक्षीय चाल कितना होता है जी?
हाँ, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का कक्षीय चाल कितना किलोमीटर पर सेकेंड? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। आप बताइएगा 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? 1 वाट घंटा 3.6 गुना 10 का पावर, ठीक है, 3600 जूल जिसको बोलते हैं। प्रश्न आगे से बताइएगा लाउड स्पीकर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? लाउड स्पीकर आगे विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं लाउड स्पीकर।